ओम शांति। सबसे पहले उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ शरीर की कामना ईश्वर से हम उम्मीद करते हैं, यानी मैं श्री राम सर आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि आप अध्ययन जारी रखे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो हिंदी सेकंड किताब से, और उस शीर्षक का नाम है, कविता है, इसका नाम है मेघा आए। मेघा का अर्थ होता है बादल। अब बादल किस प्रकार से आए, एक कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। इस प्रस्तुत कविता जो मेघा आए, उसके कविता यानी लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। एक बार पुनः रिपीट करूं, प्रस्तुत शीर्षक जो मेघ आए, शीर्षक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा ली गई है। कवि के कहने का भाव यह है जी, कविता जो है प्रकृति का वर्णन किया है। मेघा माने बादल, तो बादल प्रकृति से संबंध है। ग्रीष्म गर्मी के बाद ही बादल मेघ ऊपर आकाश की ओर आते हैं, यानी जो अभी जो महीना चल रहा है, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये सब बादल गिरेंगे। तो आगे चल करके कविता के द्वारा हम इसका अर्थ भाव समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें कवि जो है कहने का इसका भाव यह है कि प्रकृति को अपना विषय बना करके बादलों के घिर कर छा जाने का मानवीकरण कर रहा है। कैसा कर रहा है? तो इस कविता में भीषण गर्मी के बाद प्रकृति और मनुष्य जीवन में होने वाले परिवर्तनों को सरल स्वभाव में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता मानवीकरण अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उद्देश्य वर्षा के आगमन से होने वाली खुशी को प्रकट करना तथा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। दो चीज तो उभर कर सामने आ गई कि मानवीकरण इसको करना है और प्रकृति के साथ इसका बहुत ही संवेदनशीलता रखना है। बहुत से आदमी आजकल प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा देख लीजिए। ये प्रकृति का ही खिलवाड़ है जी। ये कोरोना वायरस एक प्रकृति का खिलवाड़ चल रहा है, जिसके चलते मानवीकरण जो है सो त्राम मचा हुआ है। तो अब आए कविता को थोड़ा अध्ययन करें और इसके अर्थ को समझें। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नचती गाती जार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, बाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन के समर के। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी प्रस्तुत चार पंक्तियां में कह रहे हैं, मेघ यानी बादल बहुत ही सज धज स्वर करके आए हुए हैं आकाश में। आकाश में जो बादल बहुत संवर ढल के आए हैं, नाचते गाते कूदते नृत्य करते हुए। और जब भी देखे होंगे ब्यार माने होता है हवा जी। ब्यार का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है हवा। हवा के साथ मेघ आए हैं, बन छन करके शहर के कूदते नाचते हुए। कितना प्रकृति का मनोरम दृश्य है ये। और कह रहा है कुछ समय दरवाजों जो है सो खिड़कियां खुलने लगी हैं, गली गली में देख रहे हैं लोग कि वाह कितना अच्छा मौसम है। आकाश की ओर, मेघा की ओर देख रहे हैं, बादल की ओर टक टक लगा करके देख रहे हैं कि अरे वाह, कोई जा रहा है समुद्र की ओर पानी लेने के लिए। हवा मंद मंद चल रही है
और उसमें जो है पाहुन का अर्थ होता है पहुना। एक पाहुन आया है नया शब्द, उसका अर्थ होता है पहुना। आपके घर मेहमान जो आते हैं पहुना कहते हैं। अतिथि बनकर के पाहुन भी जो आए हैं वो भी प्रकृति का मनोरम दृश्य देख रहे हैं। वाह कितना सुंदर। पाहुन जयो आए हो गांव के शहर में, गांव में शहर के पाहुन थे। वो पहुना कहाँ के थे? शहर के थे। और गांव में आए हैं तो अचानक मनोरम दृश्य देखने को उनको मिला। बहुत खुशी से वो भी झूम उठे हैं और क्या कह रहे हैं? मेघ आए बन ठन के संवर के। कितना सुंदर दृश्य प्रकृति का। मेघ बादल जो है सो संवर के आए हुए हैं। इसलिए जो कवि लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोहर वर्णन किया है ऊपर की 4 पंक्तियों में। अब आते हैं इसके बाद नीचे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन बन के समर के। तो समय क्या होती है प्रकृति में? अचानक परिवर्तन होता है जी। पेड़ झुकने लगते हैं, देखते हैं आमों की अधिकतर टहनियां झूमने लगती है, यानी उसका स्वागत करती है प्रकृति का, वो भी उसके साथ देती है। आम के पेड़ सभी पेड़ जो है उसमें उसका साथ देते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। और क्या करते हैं? तो जब आंधी चलती है उचकाए माने ऊपर की ओर एक टक दृष्टि से देखना। उचकाए एक शब्द आया है, उसका अर्थ होता है एक दृष्टि से देखना। यानी पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चलती है, जब मेघ आए तो आंधी चली, हवा जो है सो धूल उड़ती है। सब हम लोग प्रकृति में देखते हैं कि ये सब दृश्य देखने को मिलता है। बाकी चितवन उठा। चितवन माने होता है शरीर का जो कलेजा है। चितवन किसी की ओर देखने का ढंग, दृष्टि। चितवन जो है चित्त के अंदर जो चितवन है अचानक झंकृत हो उठता है देखने के लिए। और नदी ठिठकी, नदी जो है सो एकदम उसका भी साथ देती है मनोरम दृश्य को। घूंघट सर के, नदी स्त्रीलिंग है और घूंघट में आड़ में प्रकृति का वो भी साथ देती है। जब मेघ आए बड़े बन के संवर के, जब वर्षा आने लगती है यानी प्रकृति के साथ उसका सबका जुड़ाव हो जाता है जी। नदी का, हरियाली का, समुद्र का, सब उसके साथ दोस्त बन जाते हैं। और क्या गाते हैं? तो मेघ आए बड़े बन बन के समर के। आगे की 6 पंक्तियां। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लिन्ही, बरस बाद सूधी लिन्ही। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और मेघ आए बड़े बंठन के समर के। क्या कवि ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति का अनुपम दृश्य का वर्णन किया है कि जो बूढ़े पीपल थे जिसकी आयु अब समाप्त हो जाने वाली थी, वो भी आगे बढ़ करके जुहार की। जुहार का अर्थ होता है अभिवादन का एक तरीका, प्रणाम का एक तरीका, अभिवादन। वाह, बूढ़ा हो चला पीपल, लेकिन मेघ को देख करके, दृश्य देख करके वो भी अभिवादन का तरीका जो है सो अपनाए हुए है और स्वागत के लिए तैयार है। बूढ़े पीपल बरस बाद सुधि लिन्ही, और सुधि का अर्थ होता है याद। उसकी याद में क्या सुधि ले रहा है? बूढ़े पीपल ने बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। किवार कहते हैं हमारे जो आंगन का होता है, दरवाजा होता है, उसको किवार कहते हैं। हर्षाया, हर्षाया माने खुशी, खुशी से सब कोई प्रकृति को देख करके झूम उठे। लाया पानी परात भर के, परात कहते हैं बड़े परात। परात शब्द जो है बड़ा थाली के लिए आया, बड़ा परात।
बरगुना जिसको कहते हैं हम लोग देहात में, बड़े प्रात आ गए हैं। उसके मेघ आए, जब मेघ बड़े ठन ठन के समर करके आए हैं, तो उसके स्वागत के लिए पीपल भी एक बूढ़ा होकर भी अभिवादन कर रहा है कि हे मेघ, हे बादल, हे वर्षा, आओ, मैं तुमको बूढ़े होकर भी स्वागत कर रहा हूं, आप बरसो। इस प्रकार से कवि ने, लेखक ने बहुत ही प्रकृति का अनुपम दृश्य प्रकट किया है और अंत में कहा है, छिके अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन के, मेघ आए बड़े बन के, समर के, बंधन के समर के। तो अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं उसमें लेखक ने बहुत ही क्षितिज यानी जो पृथ्वी है, अटारी जो है, अटारी का अर्थ होता है छत, जिसको कहते हैं रूफ। पृथ्वी जो है, अटारी गहराई, दामिनी दमकी। दामिनी 2 शब्द आया है, एक दामिनी आया है और एक दामिनी का अर्थ होता है जी विद्युत, बिजली। दामिनी, अटारी का अर्थ समझ गए छत, और एक है दमकना। दमकना का अर्थ होता है चमकना। जब मेघ आते हैं तो देखते होंगे बिजली कड़कता है और विद्युत बिजली कड़कती है, चमकता है। तो उसी के लेखक का कहने का भाव यह है कि पृथ्वी भी, यानी जो प्रकृति, जो पृथ्वी है, वो भी उसको स्वागत के लिए तैयार है कि हे मेघ आओ, हम भी तुम्हारे स्वागत के लिए, तुम चमको, गरजो, वर्षा करो, हम तुम्हें सबके, मैं तो क्षमाशीलता है, मैं सबका भार वहन करती हूँ, मैं सबकी मां हूँ। पृथ्वी का अर्थ होता है संपूर्ण, चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक के इस पर वहन करती है, इसलिए पृथ्वी को जननी कहा गया है, माता कहा है। तो सब मैं तुमको वहन करती हूँ, तो मैं तुमको क्यों नहीं स्वागत करूं आज के दिन। अब भरम मेरा टूट गया, बांध टूट गया झरझर मिलन के, अश्रु भर के, अश्रु भर भर के, जिस प्रकार से मेरा बह रहा है उसकी मेरी बहना को, रुकावट को बंद करो मेघा, तुम आओ वन सम के समर करके, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूं। कहने का अर्थ लास्ट में मैंने वही कहा था कि प्रस्तुत पंक्तियां में कवि लेखक ने प्रकृति का सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है, मानवीकरण किया है, मानव को कैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना चाहिए, आज उसी का ह्रास देखने को मिल रहा है। और हमें किस प्रकार प्रकृति के साथ संवेदनशीलता करना चाहिए, इस प्रकार से ये जो कवि था, कवि के कहने का भाव था, लेखक के कहने का भाव था, कविता के माध्यम से आप लोग को समझाएं, आप लोग ने समझ गए।